ओ मार्कर नहीं है मेरे पास, तो डिफरेंट कलर का है ना? हाँ ब्लैक ला दे तो अच्छी बात है। वन अटेंडी है, वन अटेंडी है हमारे पास। ठीक है, आ रही है बस। ओह कितना मुश्किल है चीज़ों को सेट करना। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीक हमारा लेक्चर इसलिए नहीं हो सका था, क्यों नहीं हो सका था? क्योंकि यूनिवर्सिटी ट्यूसडे ओपन हुई थी और हमारा लेक्चर मंडे था। रूट नहीं, कोई रूट्स नहीं। अच्छा, अगर कोई एरर मैसेज आए, यहाँ पर कोई एरर आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, अभी ब्लैक मार्कर आ जाता है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स हम स्टार्ट करेंगे और इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसकी कुछ बेसिक्स हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ी थी। आपको याद है 9th क्लास में एक चैप्टर होता था, स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर होता था मैथ्स में। कितने लोगों ने 9th क्लास पढ़ी है? 9th क्लास कितने लोग पढ़ के आए हैं? सब लोग सब नहीं पढ़ी होगी। अच्छा, 9th क्लास में एक कोर्स होता था, उसका नाम था स्टैटिस्टिक्स। एक चैप्टर होता था मैथ्स में, एक चैप्टर होता था उसका नाम होता था स्टैटिस्टिक्स। छोड़ भी देते थे, मैंने बैरल ट्यूशन पढ़ाई थी इसलिए मुझे पता है। स्टैटिस्टिक्स के नाम से एक चैप्टर होता था। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो है वो रैंडमनेस को डील करती है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जो कि रिकॉर्डेड भी है उसमें ये बताया हुआ है कि रैंडमनेस का मतलब होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें रैंडमनेस एग्जिस्ट करती है। रैंडमनेस का मतलब ये, मैं ये तो बता सकता हूँ कि इस वक्त क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि अगले 5 मिनट में कितने और आने वाले हैं, या मैं ये नहीं बता सकता फॉर श्योर कि कल कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं आप लोगों की क्लास में, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि अभी कितने बैठे हैं। तो कुछ चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं जो मैं फॉर श्योर बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ गैसेज इन्वॉल्व हैं, कुछ गैस करना इन्वॉल्व है। और वो जो गैसेज होते हैं वो कई दफ़ा, और बल्कि बहुत दफ़ा, वो गैसेज एक लिमिट्स में होते हैं। अंडर सम गिवन सर्कमस्टांसेस उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि कल जो क्लास में स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो 35 से ग्रेटर नहीं हो सकते। अगर आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो 35 से ग्रेटर नहीं हो सकते, से ग्रेटर हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता। कह सकता हूँ कि 40 आ जाएंगे? नहीं कह सकता ना, क्योंकि 40 है ही नहीं। तो जो मैं गेस करूंगा उस गेस की भी कुछ लिमिट्स हैं। तो अंडर सम गिवन लिमिट्स आप जो गेसेस करते हैं और बेस्ड ऑन सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम कुछ लॉज, मैथमेटिकल लॉज और थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे जो हमें रीजनेबल गेसेस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो कुछ हम इस कोर्स में पढ़ेंगे उसका मेजर पार्ट यही होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडमनेस, और उस रैंडमनेस को हम गेस करने की कोशिश करेंगे कि उस रैंडमनेस की लिमिट्स क्या हैं और वो क्या हो सकते हैं। हम किस तरह अच्छे गेसेस कर सकते हैं अनसीन के बारे में या फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर भी तो अनसीन होता है ना, ठीक है। तो ये रैंडमनेस है, और रैंडमनेस ही एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है कि हम किसी चीज़ को प्रोबेबली बता सकते हैं, हम किसी चीज़ को फॉर श्योर नहीं बता सकते, ठीक। और स्टैटिस्टिक्स भी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। स्टैटिस्टिक्स भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इसका मतलब ये है कि गिवन सम डेटा आप दो किस्म के काम कर सकते हैं। एक ये कि आप उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह
मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज आप सब लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। हम सब पूछेंगे इस पूरी क्लास की एवरेज क्या है, आप क्या कहेंगे? एवरेज एज क्या है इस पूरी क्लास की? तो आप हर एक की एजेस लेंगे और डिवाइड बाय 35, अगर आपके 35 स्टूडेंट्स हैं डिवाइड बाय 35 कर देंगे, ठीक है? तो एवरेज एज होगी। ये एक स्टैटिस्टिक है जो हमने आपकी क्लास के ऊपर कैलकुलेट किया। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन। ये मीडियन हम क्लास 9 के अंदर जो चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स का उसमें पढ़ते होते थे। मैंने उसकी एडिशन पढ़ाई है इसलिए मुझे पता है। और जो सेकंड टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो बेस्ड ऑन सैंपल एंड पॉपुलेशन है। सैंपल क्या है और पॉपुलेशन क्या है? इस पाकिस्तान के अंदर सारे अंडरग्रेड स्टूडेंट्स की एज, एवरेज एज, या मैं टेबल बना के जितने भी अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बीबीए पढ़ रहे हैं, और जो भी जितनी भी डिग्रीज हैं पूरे पाकिस्तान में जितने अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं सबकी एज का अगर एक टेबल बना के स्टूडेंट नंबर 1 2 3 फॉर एग्जांपल 100,000 स्टूडेंट्स हैं तो 100,000 का एक टेबल बना के सेकंड कॉलम में उनकी एजेस लिखता जाऊँ, ये एक पॉपुलेशन होगी। और इसको कलेक्ट करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा और मे बी इन केसेस इम्पॉसिबल भी हो। हाँ जी सर, पॉपुलेशन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। जी मैं बताता हूँ, अभी मेरे लेक्चर सुने। इससे मैं सुना। हाँ तो फिर आ रही है ना सर। कमेंट भी किया था ये क्वेश्चन के पॉपुलेशन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं। आप अगर फर्स्ट लेक्चर आपने सुना हो तो उसमें हमने यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और मल्टी पॉपुलेशन भी तो डेटा ही है। पॉपुलेशन ये डेटा है, सीरियल नंबर वेरिएबल 1 2 3 4 वेरिएबल n, और इसकी मेरी बात सुने, और ये है एंट्री नंबर 1, ये 1 मिलियंथ एंट्री है, 1 मिलियंथ एंट्री, और इस टेबल के अंदर n वेरिएबल्स हैं। ये सारा टेबल एक पॉपुलेशन है, ठीक है? मेरी बात सुन लें गौर से, इधर देखिए, ये सारा टेबल एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर इतना पोर्शन, ये एक सैंपल है, ठीक है? अगर सैंपल पॉपुलेशन का एक सबसेट है तो इसका मतलब ये हुआ जितने वेरिएबल्स पॉपुलेशन में हैं उतने वेरिएबल्स सैंपल में भी हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जितने पॉपुलेशन में हैं सैंपल में मौजूद वेरिएबल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस उसका सबसेट होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल का सबसेट नहीं है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने ही, ठीक हो? तो ये थोड़े से अभी हम चलते हैं, बताते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जो पॉपुलेशन है और जो सैंपल है, पॉपुलेशन का मतलब है एक बहुत बड़ा डेटा जिस तरह की ये मैंने ड्रॉ किया है, सैंपल का मतलब है उसका एक पीस, उसका एक सबसेट। फॉर एग्जांपल 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंडरग्रेड स्टूडेंट्स की एजेस, वो सैंपल है। इस तरह की स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं जिसमें आप गिवन डेटा के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक मीन, मीडियन, मॉड अप्लाई करते हैं। ऐसी स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, इनका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ये डेटा को डिस्क्राइब कर रही होती हैं, ठीक है? और जब आप पॉपुलेशन का, फॉर एग्जांपल आप पॉपुलेशन का मीन जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि सारे अंडरग्रेड स्टूडेंट जो पाकिस्तान में इस वक्त पढ़ रहे हैं उन सबकी मीन एज क्या है। आप सबको कलेक्ट नहीं कर सकते, सबका डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप रैंडमली 10 यूनिवर्सिटीज़ का डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में पढ़ने वाले अंडरग्रेड स्टूडेंट्स की एवरेज एज यही है, जो मैंने 10 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, एक बलूचिस्तान से रैंडमली सिलेक्ट की, एक KPK से, एक सिंध से, एक पंजाब से, एक फाटा से, फाटा में तो यूनिवर्सिटी है भी नहीं, यह है अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं है, वहाँ से कलेक्ट किए हैं। और अब मैं कहता हूँ कि ये मेरा गैस जो मैंने सैंपल की बेस पे किया है ये पॉपुलेशन के पैरामीटर के बहुत क्लोज है, मैं क्लेम कर सकता हूँ अगर मैंने रैंडमली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है, ठीक? हर शहर से 2-2 भी हो सकती हैं,
लेकिन डेटा में रैंडमनेस होना जरूरी है। ये ना आप सारी यूनिवर्सिटीज पंजाब से ही ले लें, मतलब एक KPK से ले लेते हैं, एक सिंध से ले लेते हैं, एक पंजाब। ये सारा पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन का मतलब तो ये है कि आपके पास पंजाब में फॉर एग्जांपल 56 यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास KPK में भी आपके पास थी 51 यूनिवर्सिटीज, बलूचिस्तान में 20 यूनिवर्सिटीज थी, सिंध में आपके पास में भी 58 यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है। अब आप क्या करने रहे हैं, आप कहते हैं मैं सबका डेटा नहीं लेता, मैं 2 यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 यहाँ से कर लेता हूँ, 2 यहाँ से कर लेता हूँ, मैं भी 3 यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। और बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, इनको मैं कहूँगा ये एक सैंपल है। मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ का डेटा तो नहीं कलेक्ट किया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कर लिया। और मैं कहूँगा कि बेस्ड ऑन दिस डेटा अब मैं जो एवरेज एज कंप्यूट करूँगा, मैं कहूँगा कि मेरा गेस ये कहता है कि जो सारी पॉपुलेशन थी इसका एवरेज एज भी यही है, जबकि मैंने सबको कंप्यूट तो नहीं किया, सबका डेटा तो मैंने कलेक्ट किया नहीं। हाँ, सैंपल होगा, हर प्रोविंस से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सैंपल। आपके पास कुछ डेटा गिवन है, फॉर एग्जांपल ये टेबल सारे ही गिवन है, सारे टेबल गिवन था, अब उसको मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, मतलब पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं है, कुछ अवेलेबल डेटा है जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो पॉपुलेशन है, ये सैंपल है। अवेलेबल डेटा ही वही है। अगर अवेलेबल डेटा ही बहुत थोड़ा हो तो इसका मतलब पॉपुलेशन ही बहुत थोड़ी है, ठीक है। ऐसी भी एप्लीकेशन होती है इसमें बहुत सारा डेटा है ही नहीं, डेटा ही आपके पास 100 एंट्रीज है, टोटल अवेलेबल डेटा ही 100 एंट्रीज है, ठीक। तो पॉपुलेशन और सैंपल का कॉन्सेप्ट वहां पर है जहां पर आपके पास डेटा इन क्वेश्चन के डेटा जिसके ऊपर आपको पैरामीटर्स कंप्यूट करने हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आप सैंपल कंप्यूट करते हैं, सैंपल ले लेते हैं और सैंपल के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। और फिर आप ये कहते हैं कि जो कैलकुलेशन मैंने सैंपल के ऊपर परफॉर्म की है, फॉर एग्जांपल इसका मीन कंप्यूट किया है, तो मैं ये कहता हूँ कि पॉपुलेशन का मीन भी एक अंदाजे के मुताबिक यही होगा। तो इट्स अ गुड गेस, बजाय इसके कि हम सारी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करें, हम रैंडमली सैंपल से कलेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 बोरियां हों चावलों की और मैं कहूँ कि मीन लेंथ, एक जो उसका वो है खोशा है, उसकी मीन लेंथ आप मुझे बताएं, एक चावल के दाने की मीन लेंथ बताएं। आप क्या करेंगे, आप हर दाने को तो टेस्ट नहीं कर सकते ना, 100 बोरियां पड़ी हैं, आपके पास वर्नियर कैलिपर भी है, आप लेंथ मेयर कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, सबकी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, आप रैंडमली हर बोरी से रैंडमली कुछ डेटा उठाएंगे। आपके पास बहुत सारी IC चिप्स हैं, आप उनको चेक करना चाहते हैं, में 1 मिलियन IC चिप्स हैं, आप ये चेक करना चाहते हैं कि ऑन द एवरेज इस लॉट में 1 मिलियन IC चिप्स समझते हैं ना, ICs 1 मिलियन ICs पड़े हैं, आप चेक करना चाहते हैं इनमें से कितने ख़राब हैं। कोई आपसे कि आप मुझे बताएं इनमें से कितने ख़राब हैं, कितने % ख़राब हैं, एक जगह से फैब्रिकेट होकर आए हैं, इस कमरे में भरे पड़े हैं। कोई आपसे कहता है आप मुझे बताएं इनमें से कितने ख़राब हैं, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ओए मेरी तो बाकी की सारी ज़िंदगी इसी में लग जाएगी इनको टेस्ट करने के लिए, हर एक को ब्रेडबोर्ड पे लगा के टेस्ट करूँगा तो कितना टाइम लग जाएगा। ब्रेडबोर्ड यूज़ किया हुआ है ना सब लोगों ने, तो हर IC को ब्रेडबोर्ड में लगा के चेक करूँगा तो कितना टाइम लग जाएगा, मेरी बाकी की ज़िंदगी तो लग जाएगी सारी। अगर एक 1 मिलियन ICs मुझे चेक करने पड़ जाएँ तो फिर मेरी बाकी की सारी, मैं मर जाऊँगा लेकिन वो पूरे ICs कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। तो क्या करते हैं उसके लिए, सैंपल ले लेते हैं, रैंडमली सैंपल पिक कर लेंगे, रैंडम सैंपल पिक कर लेंगे और उनमें से उस सैंपल में से मैं भी 1000 का एक सैंपल ले लेता हूँ जो कि मैं रैंडमली डिफरेंट जगहों से कैलकुलेट कर लेता हूँ, डिफरेंट जगहों से पिक कर लेता हूँ और फिर उनको चेक कर लेता हूँ। और फिर जो फेलियर रेट वहाँ निकले, फॉर एग्जांपल 5% या 2%, कम ही होता है 2%, तो मैं ये कहूँ कि इस पूरे 1 मिलियन की जो पॉपुलेशन यहाँ एग्जिस्ट करती है इसका फेलियर रेट भी 2% ही है, क्योंकि मेरे रैंडमली कलेक्टेड सैंपल का फेलियर रेट 2% था, ठीक है। तो इस तरह से सैंपल्स हमें हेल्प करते हैं, सैंपल्स हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को गैस करने के लिए सैंपल्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और ये हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह सैंपल्स लेके उनसे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स गैस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता लेकिन हम कर रहे हैं, अनजाने में हम कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं लेकिन हम करते हैं। आप चावल खरीदने जाते हैं तो आप ऐसे चेक करते हैं ना, आप क्या कर रहे होते हैं जब आप ऐसे चेक कर रहे होते हैं, आप सैंपल ले रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी में ह्यूमन की नेचर में है कि ह्यूमन सैंपल चेक करके पॉपुलेशन को गैस करता है, ह्यूमन की साइकी में है, ठीक है। और इसको बोलते हैं
इन्फेरेंशियल। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, आप कुछ इन्फर करते हैं। इन्फर का मतलब होता है कोई रिजल्ट निकालना, कुछ गैस करना। तो फॉर्मली अगर हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1, बुक का आपको पता है ना, विलियम मेंडन हॉल की बुक, मैंने इसमें शेयर भी की हुई है आपके साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी की हुई है। कितने लोग हैं जिन्होंने बुक देखी हुई है? थर्टीन्थ एडिशन है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? 13th एडिशन, ये बहुत पुराना होता है। 13th एडिशन है बुक का। ये मार्कर तो और ला दें, मज़ा नहीं आया मार्कर से। कहाँ से लाएंगे? हाँ, उसे कहना अच्छा मार्कर मुझे नया दे दें। ठीक हो गया। अच्छा, हमने फॉर्मली इतना लेक्चर, अच्छा कितने लोगों ने मेरा यूट्यूब के लेक्चर्स देखे हुए हैं? सारे आज तक मैंने जितने भी अपलोड किए हैं। कितने हैं टोटल? 6 की हैं इस वक्त तक 6 हैं, आज तक 6 हैं। मैं वीकेंड पे नहीं कर सका, मुझे शहर से बाहर जाना पड़ गया था, वरना मैं वीकेंड पे भी शायद 1-2 कर देता। चलें, 6 के 6 किसने देखे हैं? किसने कमेंट किए हैं? आपने कमेंट किया एक, और किसने कमेंट किया? कमेंट करना जरूरी है, कमेंट करने की बेस पे अटेंडेंस लगेगी। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। आपने किया कमेंट? 2 बंदे ने कमेंट, आपने कमेंट किया? मैंने बताया, अच्छा चलिए ठीक है, अटेंडेंस कमेंट्स की बेस पे है। अगर आप कमेंट, और कमेंट के लिए लॉगिन करना जरूरी है, वो अपना क्या करना जरूरी, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया भाई चैनल? सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है कि आपको पता लगता है कि अगर कोई नई वीडियो आ गई है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। चलो, तो ठीक है, इसका मतलब है लोग देख रहे हैं। लोग टीम्स के ऊपर वीडियोस ना ढूंढा करें। वो कई दफ़ा वहाँ पर, जैसे अभी हम ये लाइव सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है इसकी जो वीडियो है वो टीम्स के ऊपर आप लोगों को के लिए अवेलेबल नहीं होती, अटेंडीज के लिए नहीं होती। मैंने इसमें एक सेटिंग होती है पब्लिक मैंने आपको सिलेक्ट किया है, कोई भी जिसके पास लिंक है वो ज्वाइन कर सकता है। जो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, वो लिंक किसी के पास भी हो तो वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में से, आपकी क्लास में से है, चाहे क्लास में से नहीं भी है। तो वो जब पब्लिक कर देते हैं ना, फिर वो वीडियो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती। अगर आप टीम्स में जाकर क्लिक करेंगे वहाँ आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो जो चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक भेजता हूँ ना, आपने उससे क्लिक करना है, आपकी सारी वीडियोस वहाँ पर हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मली चैप्टर अपना। यार ये उससे भी बुरा है, ये उससे भी बुरा है, नया निकाल के दिए। मैं असल में इनके मार्कर्स के ऊपर रिलाई नहीं करता, मैं अपने मार्कर्स खरीदता हूँ। वो गलती होगी, मैं उठाना भूल गया। अच्छा जी, ये बोर्ड के लिए ये इरेजर भी खराब है, इसी वजह से बोर्ड से ही साफ नहीं हो रहा। अच्छा, वेरिएबल्स क्या है? किसी भी डेटा में वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि हम अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स की एज मेजर करना चाहते हैं। हम कहते हैं ठीक है, हम सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से काम स्टार्ट करते हैं। हम एक स्टूडेंट को पकड़ते हैं, उसकी एज पूछते हैं, वो कहते हैं जी मेरी एज है 21। सेकंड को पकड़ते हैं, उसकी एज है 19। थर्ड की एज है 18। इस तरह ये जो चीज़ वेरी हो रही है 21, 19, 18, ये क्या है? ये वेरिएबल कहाँ से है? वर्ड वेरी करने से। वेरिएबल आपने कंप्यूटिंग में भी पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाले कोर्स में भी आपने वेरिएबल पढ़ा होगा। वेरिएबल क्या होता है? इसकी वैल्यू वेरी, आप उसके जो आप डिफाइन करते हैं तो आप एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी? पाइथन? किसने पढ़ाया था? अच्छा, तो जब आप C++ पढ़ते हैं तो आप एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ए, और आप उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप एक वैल्यू लिखते हैं, फिर आगे प्रोग्राम आगे चलता है तो आप उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं। आप उसकी वैल्यू आपने 5 सिलेक्ट की, फिर आप उससे 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं।
ऐसा है ना, आप वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज कर देते हैं। तो वेरिएबल यूँ कहते हैं कि आप एक कंटेनर है जिसके अंदर जो कुछ आप पुट करते हैं आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल है एज। जब आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली तो आपने कहा कि जी मेरे पास जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो फर्स्ट स्टूडेंट मुझे जिसके साथ मैंने इंटरेक्ट किया उसकी एज 21 थी। फिर सेकंड स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया उसकी एज 19 थी। इसका मतलब क्या है कि जो वेरी हो रहा है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज आई चेंज द पर्सन, तो ये चेंज हो रहा है। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है। ये टाइम की वर्सेस भी हो सकता है। टाइम की वर्सेस का क्या मतलब है, मैं बाहर के टेम्परेचर अगर नोट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी, जो सेक्शन ए का लेक्चर था उसमें एग्जाम्पल, उसकी वीडियो भी है, उसमें मैंने एग्जांपल दी थी कि एम्बिएंट टेम्परेचर नोट करना चाहता हूँ और मैं हर 1 मिनट के बाद एम्बिएंट टेम्परेचर नोट करता हूँ। तो वो जो फिर यहाँ पर मिनट्स आ जाएंगे, मिनट 1, मिनट 2, मिनट 3, और यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक, तो वो टाइम के वर्सेस टाइम के साथ वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस के साथ चेंज कर रहा है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, 2, 3 इसके साथ वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चल के इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स होती हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक रो को भी एक नाम देते हैं, हर ऑब्जर्वेशन को भी एक नाम देते हैं। मैंने बताया हुआ अपने लेक्चर में, इससे क्या नाम देते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड करने का फायदा ये होता है बच्चे पहले पढ़ के आते हैं, है ना, ये फायदा होता है। हाँ ये बड़ा अच्छा है, हम इस पूरे कोर्स में रूटीन फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं अपने लेक्चर्स एडवांस में अपलोड किया करूँगा और फिर उनको यहाँ पढ़ाएंगे, ताकि अगर आप ये जानना चाहें कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको पता हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आप पहले सुनकर आ जाएं, आप पहले लेक्चर देख कर आ जाएं। तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट 1 है, 2, 3, हर रो को, हर ऑब्जर्वेशन को आप कहते हैं ये एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। वर्सेस ईच एक्सपेरिमेंटल यूनिट, जिस तरह आपने बताया कि आपने पूछा था कि वर्सेस ईच एक्सपेरिमेंटल यूनिट आप एक वेरिएबल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, मल्टी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वर्सेस ईच एक्सपेरिमेंटल यूनिट एक वेरिएबल रिकॉर्ड करते हैं तो फिर उसका नाम होता है, मैंने उसमें भी बताया हुआ है, यूनिवेरिएट। यूनी मतलब होता है 1, यूनी 1, तो ये यूनिवेरिएट है। अगर मैं एज के साथ जेंडर भी नोट कर लेता अंडरग्रेड स्टूडेंट का, तो फिर वो बायोवेरिएट हो जाता। अगर मैं सीजीपीए भी नोट कर लेता तो फिर मल्टीवेरिएट हो जाता। तो हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस अगर आप जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे ऊपर आपका डेटा या तो यूनिवेरिएट है या बायोवेरिएट है या मल्टीवेरिएट है। ठीक है, ये भी मैंने क्लास में उसमें लेक्चर में बताया हुआ है। अच्छा, जो और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, एक नेक्स्ट चीज़, वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास 2 टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की टाइप्स भी होती हैं। एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को कैटेगोरिकल भी कहते हैं या कैटेगोरियल भी कहते हैं। कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल का मतलब ये है कि आप जो कुछ इसमें से ले रहे होते हैं, जो कुछ आप इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो किसी गिवन सेट ऑफ कैटेगरीज में से ही एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, आप ये डेटा टेबल नोट करते हैं, स्टूडेंट एज जेंडर। ठीक है, तो स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट नंबर 1, 2, 3, इसकी एज थी 19, मे बी इसकी एज थी 22, इसकी एज थी 18, इसका जेंडर है मेल, ये फीमेल, ये फीमेल। तो अब ये जो जेंडर की इंफॉर्मेशन है, ये आप एक सेट से ले रहे हैं और उस सेट में वो एक सेट है, उसका नाम है जेंडर सेट, और उसके अंदर दो इंस्टेंसेस हैं, एक मेल, उसके 2 मेंबर्स हैं, मेल और फीमेल। अब और कोई और उसमें से और कुछ नहीं ले सकते। तो थ्रू दिस वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पर 1 मिलियन स्टूडेंट्स का डेटा भी रिकॉर्ड करूंगा तो भी जेंडर वेरिएबल की वैल्यू इस सेट से बाहर नहीं होगी, इसी सेट में से होगी, मेल और फीमेल। ठीक है, तो ऐसे डेटा चूंकि ये कैटेगरी में से आ रहा है, 2 डिफाइंड कैटेगरी,
ज़रूरी नहीं कि डिफाइंड कैटेगरीज 2 ही हों, 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो पहले से डिफाइंड है तो फिर वो डेटा क्या है, कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव। तो ये डेटा कैटेगोरिकल है या क्वालिटेटिव है। अच्छा, और एक अगर इसमें एक और कॉलम में इंट्रोड्यूस करा दें, उसका ईयर, वो किस ईयर में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, सेकंड ईयर स्टूडेंट है, थर्ड ईयर स्टूडेंट है या फोर्थ ईयर स्टूडेंट है। तो अगर अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं तो फोर्थ ईयर से बाहर नहीं हो सकता, फिफ्थ ईयर में नहीं हो सकता, और अनलेस के वार्की का नहीं है, ठीक है। तो हम समझते हैं मार्की वालों को नहीं, हम अपनी ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन टेबल में किसी आर्की वाले स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि उनके 5 ईयर्स होते हैं, ठीक है। 4 ईयर्स डिग्री की बात हो रही है, 4 ईयर्स अंडर ग्रेड डिग्री, बैचलर्स डिग्री। तो ये भी सेट ऑफ कैटेगरीज में से होगा। इसका मतलब होगा ईयर भी, वेरिएबल ईयर की वैल्यू भी एक सेट में से आया करेगी जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 4 मेंबर्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू। अगर हम जितना भी इस टेबल को बड़ा कर लें, ईयर की वैल्यू हमेशा उस एक सेट में से आया करेगी, तो वो भी कैटेगोरिकल डेटा हो गया, यानी क्वालिटेटिव हो गया। समझ आ रही है? ये भी क्वालिटेटिव हो गया। ठीक है, ये जो एज है 19, 22, 21, अच्छा अब इसके ऊपर लिमिट लगाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। कुछ अंडरग्रेड डिग्रीज के अंदर बहुत बड़े स्टूडेंट्स को भी हम अलाउ कर देते हैं। इनफैक्ट अंडरग्रेड डिग्रीज के अंदर एज की लिमिट नहीं होती, एज की कोई लिमिट नहीं होती, तो यहाँ पर एज की लिमिट लगाना ठीक नहीं होगा। या फॉर एग्जांपल CGPA, इसके बाद एक और कॉलम हम ऐड कर देते हैं, इसको एक मल्टी वेरिएट डेटा बना देते हैं। मल्टी वेरिएट डेटा बन गया ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 से ज़्यादा हो गए। ये 3.05, 2.98, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इसके 3.82 CGPA। तो इनको कैटेगरीज बनाने की ज़्यादती होगी इस तरह के डेटा के साथ। आप कितनी कैटेगरीज बनाएंगे, है ना? नहीं, एज के लिए कितनी कैटेगरीज बनाएंगे? हो सकता है कोई नहीं, अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, 1 मिलियन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, आप कितनी कैटेगरीज बनाएंगे? 50, 60, 70 मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर कोई कहे कि आप एज को फ्रैक्शनल नंबर के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी की 19.5 भी हो सकती है, किसी की 19.3 भी हो सकती है। आप तो फिर कैटेगरीज बनाते बनाते थक जाएंगे, आप कहेंगे मैं कितनी कैटेगरीज बनाऊं इसकी। सिमिलरली ये 3.05 भी हो सकता है, 3.06 भी हो सकता है, 3.18 भी हो सकता है। आप कहेंगे ओहो, ये तो मुझे 1000 कैटेगरीज बनानी पड़ जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे? ऐसे डेटा की कैटेगरीज नहीं बनाई जाती, क्योंकि ऐसा डेटा कैटेगोरिकल नहीं होता या क्वालिटेटिव नहीं होता। ऐसा डेटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। ऐसा डेटा क्वांटिटेटिव होता है, उसकी कैटेगरीज नहीं बनाई जाती, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट नंबर्स वो हैं जो सिर्फ होल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहिए एज को हम फ्रैक्शनल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करते, एज को फ्रैक्शनल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करते, हमेशा इसे राउंड ऑफ कर लिया करेंगे। तो ये क्या बन गया? क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा की 2 टाइप्स हो गई, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। एज डिस्क्रीट है, CGPA कॉन्टिन्यूस, जिसमें आप एक रियल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को एक रियल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वेरिएबल से उधर नहीं आ रहे हैं, वो सेट नहीं आ रहे, इससे मतलब है हमारा जो फोकस है वो, मेरा ख्याल है हमारा फोकस है जहाँ हमने वेरिएबल लिखा हुआ है वहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन लगा दें, और ये यहाँ पर हम एंड तक जा सकते हैं। क्या ख्याल है? ऐसा ना करें, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, तो हमने वेरिएबल्स लिखा हुआ है, ठीक है? नहीं तो मकबूल सही है,
अब इसके राइट पे हम लिख सकते हैं, ये लाइन नजर आ रही है ना, बस ठीक हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा जी, हम फ्रीक्वेंसी और बार चार्ट, दो किस्म के चार्ट्स हैं जो हम चार्ट्स बना सकते हैं। मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो टेबल है जो भी हमने बनाकर देखा है ना, टेबल एक तरीका है। आप टेबल में डिफरेंट रोज ऐड कर देते हैं और हर रो के वर्सेस, हर रो को आप बोलते हैं एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट, और हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस आप वेरिएबल्स रिकॉर्ड करते हैं। वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी यूनिवेरिएट, बायवेरिएट और मल्टीवेरिएट हो सकते हैं। ये एक वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। एक और वे है यूजिंग प्लॉट्स, यूजिंग ग्राफ्स। प्लॉट्स या ग्राफ जो हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट वे है। ग्राफ्स वही हैं, बार ग्राफ और पाई ग्राफ हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में। बार ग्राफ और पाई ग्राफ जो हम क्वालिटेटिव डेटा यानी कैटेगोरियल डेटा के लिए बनाते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं उन ग्राफ से जो हम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए कैसे बार ग्राफ और पाई ग्राफ या बार चार्ट और पाई चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम एक स्टार्ट करेंगे, हम बनाएंगे ग्राफ्स फॉर क्वालिटेटिव डेटा। ग्राफ्स फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मतलब जिस तरह मैंने बताया कि क्वालिटेटिव डेटा था कि जेंडर, ईयर, ऐसे था ना। अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ी तो हम ये दो वेरिएबल्स लिख लेते हैं, स्टूडेंट, जेंडर, ईयर। बायवेरिएट डेटा है, बायवेरिएट डेटा। भी हम ये 5 ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये मेल है, ये बच्चा फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये भी मेल है, और ये फर्स्ट ईयर का बच्चा है, ये सेकंड ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, ये फोर्थ ईयर का है। ठीक हो गया, ये मैंने ऐसे एक रैंडमली कुछ डेटा बना दिया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हम इसके लिए बार चार्ट कैसे बना सकते हैं। जब कभी भी आप बार चार्ट बनाएंगे या पाई चार्ट बनाएंगे, पहले हम बार चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आप वो एक वेरिएबल के लिए बनाते हैं। ठीक है, पहली बात क्या है कि बार चार्ट कैसे बनेगा, एक वेरिएबल के लिए बनेगा। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इस डेटा के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। तो जेंडर वेरिएबल के लिए अलग पाई चार्ट और बार चार्ट बनेगा, और ईयर के लिए अलग से बार चार्ट बनेगा। तो हम एक के लिए मैं बना देता हूँ, दूसरे के लिए आप बना लीजिएगा, बल्कि मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में है। तो हम बार चार्ट बनाना चाहते हैं, हम बार चार्ट बनाना चाहते हैं फॉर जेंडर वेरिएबल, जेंडर वेरिएबल के लिए। अच्छा जी, वेरिएबल्स, वैल्यूज और हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। उस वेरिएबल की वैल्यू वर्सेस इट्स फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी नहीं है जिस तरह हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। जो डेटा टेबल आपके पास गिवन था उसमें कौन सी वैल्यू कितनी दफा रिपीट हुई है। ऐसे हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू गो टू द बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू गो टू अ प्लेग्राउंड टू प्ले, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू गो टू लाइब्रेरी। ये वो वाला फ्रीक्वेंट है, ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है। आप कितना ऑफनली, कितना फ्रीक्वेंटली आप जाते हैं, ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है। मतलब नंबर ऑफ टाइम्स given this data table, number of times, how many times do you see a male here, how many times a female, ठीक है, ये वो frequency है। how many times you see a first year student, how many times second year, third year और fourth year student। तो ये हम अगर जेंडर वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन मेल है, एक फीमेल है। मेल इंस्टेंसेस हमें मिले 3 दफा, 3 टाइम्स, और फीमेल इंस्टेंसेस 2 टाइम्स। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो टेबल बनेगा
जो आप बार चार्ट बनाएंगे वो आप ईच वेरिएबल के लिए बनाएंगे, ये मैंने पहले बताया है, हर वेरिएबल के लिए बनाएंगे, और हर वेरिएबल के लिए आप एक सेपरेट टेबल बनाएंगे, हर वेरिएबल के लिए सेपरेट टेबल बनाएंगे, उसमें आप उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी के अलावा भी कुछ चीज़ें लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। वो जो इसके अलावा चीज़ें लिखनी है वो हमें पाई चार्ट के लिए चाहिए होंगी, लेकिन बार चार्ट के लिए ये इन्फॉर्मेशन इनफ है, बार चार्ट के लिए ये इन्फॉर्मेशन इनफ है। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर हम वेरिएबल को प्लॉट करेंगे, द वैल्यू वेरिएबल मेल एंड फीमेल, एंड वाई एक्सिस विल प्लॉट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है। इसकी हाइट 3 है, इसकी हाइट 2। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, बार चार्ट, बार चार्ट फॉर दिस वेरिएबल। सिमिलरली ये आपका होमवर्क है, आप बार चार्ट फॉर ईयर बना सकते हैं, फॉर ईयर वेरिएबल बड़े आराम से बना लेंगे आप। ये टेबल बनाएंगे, वेरिएबल्स वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4, 1 एक दफा है, इससे आगे 1 लिख देंगे, नहीं 2 दफा है, इससे आगे 2 लिख देंगे। यहाँ पर आपने 2 लिखा होगा, 2 कितनी दफा है टेबल में, एक दफा है, ओनली वंस, तो 1 3 भी 1 4 भी 1, और फिर ऐसा चार्ट बना देंगे, और आप फॉर ईच वेरिएबल आप एक चार्ट बना देंगे, बार चार्ट, और जितने भी वेरिएबल हो सबके लिए आप बार चार्ट बना सकते हैं। लेकिन ऐसा किसके लिए करते हैं, फॉर क्वालिटेटिव डेटा, फॉर क्वालिटेटिव डेटा। इसके हम मल्टीपल सिनेरियोज भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दैट वाज अंडरग्रेड स्टूडेंट्स इन एमएससी एंड दैट वे ऑफ द अंडरग्रेड स्टूडेंट्स इन यूएटी, लेकिन फिर वो टेबल्स डिफरेंट होंगे। अगर आप, हाँ अगर आप, वो फिर ऐसा होगा ना, ये जो टेबल बना हुआ है ना, ये आप कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 का है, ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी नंबर 2 का है। लेकिन हमने शुरू में ही कहा था कि हम पूरे पाकिस्तान के अंडरग्रेड स्टूडेंट्स की एजेस में इंटरेस्टेड है। ये हो सकता है कि या फिर आपको 2 डिफरेंट ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, एक यूनिवर्सिटी 1 के लिए बार चार्ट होगा, एक यूनिवर्सिटी नंबर 2 के लिए होगा। सर इसी के साथ जो आगे एक्सेप्शन लगाते हैं, एक ही बार ग्राफ के ऊपर हम डिफरेंट सिनेरियोज का रिप्रेजेंट जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो उसको बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूज, उसका एक नाम होता है, मल्टीपल वैल्यूज प्लॉट कर सकते हैं। ये आपने ये मेल लिखा है, फीमेल लिखा है, आप एक टेबल आपने ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 के लिए बनाया हुआ है, एक टेबल आपने बिल्कुल इसी तरह का टेबल यूनिवर्सिटी नंबर 2 के लिए भी बनाया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी नंबर 1 में आपको, और 5 ही रिकॉर्ड्स आप वहाँ से भी ले लेते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी ले लेते हैं, वहाँ पर आपको 3 मेल्स की जगह 2 मेल्स मिलते हैं और 3 फीमेल्स मिलते हैं। तो आप एक डिफरेंट कलर से इसके साथ ही मर्ज कर देते हैं, और इसको आप, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर एक लीजेंड लिखना पड़ता है। लीजेंड, लीजेंड का मतलब ये होता है कि ग्राफ में अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स प्लॉट हुए हैं तो आपको बताना पड़ता है कि इसका मतलब है ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, और इसका मतलब है यूनिवर्सिटी नंबर 2। सर ये सेम कैटेगरी में लाइक करता है, लेकिन वो सेम वेरिएबल होना चाहिए, मतलब जेंडर वर्सेस जेंडर ही हो सकता है, जेंडर वर्सेस ईयर नहीं हो सकता। अगर आपने ये इनको कंबाइन भी करना है, ऐसे प्लॉट्स पे हम प्लॉट करते हैं, लेकिन मतलब ये प्लॉट्स हम आगे पढ़ेंगे, बट इट्स टू अर्ली, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। मैंने मिनी टैब के भी कुछ ट्यूटोरियल्स दिखाए हैं आपको याद है, मैंने कुछ लेक्चर में मिनी टैब सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। मिनी टैब हमारा ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होगा इस कोर्स के लिए। मिनी टैब का ट्रायल वर्जन मिनी टैब की वेबसाइट से फॉर वन मंथ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं, 1 महीने का लाइसेंस होता है। अगर आप आज करेंगे तो फिर आप अगले महीने की 20 तारीख तक, 21 तारीख तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसका लाइसेंस देना होता है, सेमेस्टर का लाइसेंस भी है, 6 मंथ्स का लाइसेंस भी है, 1 ईयर का भी है, और अपना फॉर एवर भी है। जो सेमेस्टर का लाइसेंस है वो मेरा ख्याल है $25 का है, 4000 कुछ रुपए बनते हैं। क्रैक्स भी ढूंढ सकते हैं बच्चे, तो क्रैक्स भी ढूंढ लेते हैं।
सर 2-3 अकाउंट से भी यूज कर सकते हैं। 2-3 अकाउंट से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शायद कंप्यूटर के साथ नहीं सर, वो आईपी नहीं ट्रैक करता नहीं करता मिनट नहीं ऐप। सर। 2-3 अकाउंट्स का क्या मतलब है? सर फॉर एग्जांपल मैं अपने अकाउंट 1 से जो आज डाउनलोड कर लूं, 1 मंथ के बाद अनइंस्टॉल करके उसको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे किसी अकाउंट से इसको डाउनलोड कर लूं, फिर मैं 1 मंथ यूज़ कर लूँ। जी सर, वो फिर 1 मंथ के लिए यूज करना है। लेकिन चलिए बहरहाल आप 1 मंथ के लिए तो डाउनलोड करें ना, डाउनलोड करके इस्तेमाल करना शुरू करें। 1 मंथ तो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। सर वाई एक्सेल यूज कर सकते हैं। हम एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्सेल तो हमारे पास चूँकि क्रैक्ड हमें मिल जाते हैं, या हमारे पास तो एक्सेल लाइसेंस भी है, हम एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं असल में हर चीज़ को बुक के साथ, मेंटन हॉल के साथ अलाइन करना चाहता हूँ। जो कुछ मेंटन हॉल ने अपने उसमें दिया हुआ है, बुक पे दिया हुआ है, मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ। शायद ये वजह थी कि मैंने मिनट ऐप को सिलेक्ट किया, क्योंकि मिनट ऐप हमारे बुक के ऑथर की चॉइस थी, इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट किया। हम सिमिलर बार चार्ट, जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है बार चार्ट, ये हम एक्सेल में भी बना सकते हैं, MS एक्सेल में बना सकते हैं। MS एक्सेल तो लाइसेंस हमारे यहाँ मिल जाती है, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी को MS एक्सेल लाइसेंस मिली हुई है। मिनट ऐप के लिए लाइसेंसिंग अप्लाई की जा सकती है, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा, उसकी अप्रूवल हो जाएगी लेकिन कुछ टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास से पहले मिनट ऐप की अप्रूवल भी ले लें, और हम उसको लाइसेंस्ड कैंपस में लाइसेंस यूज़ के लिए खरीद लें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कोशिश करेंगे, क्योंकि सेमेस्टर के लिए परचेज़ करने से बेहतर है कि हम उसको फॉर एवर परचेज़ कर लें और उसको लैब यूज़ के लिए कर लें, मतलब 35 स्टूडेंट्स हमारे यूज़ कर सकें। वो लीगल भी होगा, तो हमें कोई और प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे कभी। कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये हमने एक वेरिएबल प्लॉट कर दिया, जेंडर, और अगर 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की हों तो हमने ऐसे करके इनको मर्ज भी करके ऐसे करके भी लिख दिया। इस तरह के चार्ट्स भी मिनट ऐप बना देता है। जब आप मिनट ऐप को स्टार्ट करते हैं तो आपसे पूछता है कि आपने सिंगल बनाना है या आपने ऐसा कॉम्प्लेक्स चार्ट बनाना है। ऐसे चार्ट्स भी बन सकते हैं मिनट ऐप में। अच्छा, लेकिन हमने जो अभी तक मैंने मिनट ऐप के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं उसमें हमने सिंपल चार्ट्स ही बनाए हैं। अच्छा जी, अब ये अपने क्वालिटेटिव डेटा पढ़ लिया और हमने बार चार्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एक पाई चार्ट बना सकते हैं। कैसे हम एक पाई चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें इसी टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये बताना पड़ता है पाई चार्ट कैसा होता है। पाई चार्ट कुछ ऐसा होता है जो कि बेस्ड ऑन अ सर्कल होता है। ये एक सर्कल है, इससे एक सेंटर है। आपने ये बताना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाफ मेल्स हैं, आपने एक डेटा टेबल लिया, उसमें आधे मेल्स हैं आधे फीमेल्स हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करके एक लाइन लगा देते हैं। आप कहते हैं ये मेल्स हैं ये फीमेल्स हैं, क्योंकि आधा एरिया मेल्स को, आधा सेमी सर्कल मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आधा फीमेल्स को कर रहा है। लेकिन अगर मल्टीपल भी हों तो फिर भी मुश्किल होता है। अगर हमारे यहाँ ये इक्वल भी नहीं है ना, पीछे के 2 हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, 3 और 2, तो एक 3 यानी 3, ये थोड़ा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा एरिया लेना चाहिए। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए ना, इसको ऐसे होना चाहिए, क्योंकि मेल्स थोड़े से ज़्यादा हैं, 3 हैं और फीमेल्स कम है हमारे डेटा में, तो इसको ऐसे होना चाहिए। ये एरिया कम होना चाहिए, प्रोपोर्शनल है ना, इसके प्रोपोर्शनल है। जो कम है उसे कम एरिया लेना चाहिए, जो ज़्यादा है उनको ज़्यादा एरिया लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, ये एग्जैक्टली कितने डिग्रीज होगा अगर हम 0 डिग्री से स्टार्ट करें, है ना, ऐसे करते हैं ना, 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज। या हम काउंटर क्लॉकवाइज ही मूव या क्लॉकवाइज ही मूव कर सकते हैं, 0 डिग्रीज, -90 डिग्रीज, -180, -270 और फिर 0, आपकी मर्जी है। हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 90 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 180 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, और हम काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो कहाँ जाके हमें ये वाली लाइन लगानी है ताकि हम कहें ये मेल्स हैं। कितने डिग्रीज के ऊपर लगाऊं? अब क्वेश्चन ये है कि ये मैं कितने x डिग्रीज के ऊपर लगाऊं। वो x डिग्रीज क्या होंगे, ये क्वेश्चन है। इसका जवाब देने के लिए अगर मुझे ये पता लग जाए, मैं बड़े आराम से पाई चार्ट बना सकता हूँ। लेकिन ये डिग्रीज पता करने के लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। वो क्या भला, इसके आगे 2 और कॉलम्स इंट्रोड्यूस कराने पड़ते हैं, जिसकी मैंने जगह छोड़ दी थी उस वक्त। वो क्या कॉलम्स हैं, वो हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इनफैक्ट 3 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज और एंगल ऐड कर सकते हैं। जो एंगल होता है ये बताता है हमें कि हमें कितने डिग्रीज के ऊपर ये लाइन लगानी है। ये हर वेरिएबल के लिए ये टेबल भी अलग बनेगा और पाई चार्ट
हाँ, और पाई चार्ट भी अलग बनेगा। तो बार चार्ट और पाई चार्ट हर वेरिएबल के बनते हैं। क्वालिटेटिव डेटा में हर वेरिएबल का एक बार चार्ट होगा, हर वेरिएबल का एक पाई चार्ट होगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने हैं? 5 हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 3/5, ये हो गई 2/5। परसेंट का मतलब है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा? 3/5 टाइम्स 100, 5 2s are 10, 23, 60% हो गया ये। और ये हो गया 2/5, 40% हो गया। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितनी आपने रिकॉर्ड की हैं। आपने 5 ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके पास? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने आपके पास? नहीं, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स टोटल आपका जो डेटा टेबल है उसके अंदर टोटल ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने थे? ये 3 मेल्स हैं, मेल की फ्रीक्वेंसी है 2, फीमेल की है, और 5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। आप समझ आ गई? 60% का मतलब 0.6 भी हो सकता है ना? 0.6 लिखते हैं ना इसको। 40% मतलब 0.4 और 40%। एंगल कैसे बनेगा? एंगल बनता है इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को एंगल कैसे बनाते हैं? एंगल बनाते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 से। 360 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि टोटल एंगल 360 होते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइम्स 360, टोटल एंगल्स 360 होते हैं। नहीं आ रहा, ये एंगल नहीं आ रहा। बहुत अच्छा किया। परसेंट भी नहीं आ रहा। अच्छा, गुड, बहुत अच्छी बात है। हम इसको थोड़ा स्क्वीज कर देते हैं। मतलब मुझे आप ये बताएं, मैं लाइन लगाता हूँ, आप मुझे बताएं कि इस लाइन के आगे हम नहीं देख पा रहे। ये लाइन नज़र आ रही है? ठीक हो गया। तो ये लिमिट होगी हमारी, इस लाइन से लेके इस लाइन तक कैमरा में आ रहा है, तो हम अपने आप को कंटेन करेंगे इन्हीं 2 लिमिट्स के दरमियान में। अच्छा, ऊपर भी एक ये लाइन, ठीक हो गई। तो ये बोर्ड का एरिया जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। बस हम इससे ऊपर ये हम बनाने लगे हैं पाई चार्ट। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। तो हम दोबारा बनाते हैं जेंडर वेरिएबल वैल्यू। अब हम थोड़ा क्लोज लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज और एंगल। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो एंगल क्या बनता है? एंगल होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइम्स 360 डिग्रीज। तो 3/5 टाइम्स 360 कितना बन गया? 3/5 टाइम्स 360, 5 400, 5 7s are 35, 5 2s are 10, तो 3 2s are 6 और 7 3s are 21, 216 डिग्रीज। और वो बन जाएगा 2/10, 2 2s are 4, 7 2s are 14, 144 डिग्रीज। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 360 डिग्रीज बन जाए। तो फर्स्ट लाइन कहाँ लगेगी? आपकी मर्जी है। आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। इसका बार चार्ट बनाने, इसका पाई चार्ट बनाने के लिए हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। ये 0 डिग्री। तो फर्स्ट लाइन हमने लगा दी, मैं डिफरेंट कलर से लगा देता हूँ 0 डिग्रीज के ऊपर। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है। फिर एक यहाँ पर लाइन लगाए, एक यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, वो सेकंड लाइन होगी। वो क्या होगी? 0 + 216, 216 के ऊपर एक लाइन होगी। ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। 216 कहाँ होगा? 180 से थोड़ा सा आगे, हाँ नीचे, मतलब यहाँ पर
216 डिग्रीज। और उसके बाद उससे नेक्स्ट लाइन हम कहाँ लगाएंगे? 216 प्लस 144 360। ये वही लाइन है 360। ठीक हो? कैसे? ये जो मैंने आगे लिखा है, जो मैंने ग्रीन से लिखा है, हाँ ये बड़ा जरूरी है। आपको क्या पता आपने लाइन कहाँ लगानी है? तो डिग्रीज है ना, 216 डिग्रीज का मतलब है कि 216 स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू एंड द फाइनल, द इनिशियल लाइन एंड द फाइनल लाइन, इतने डिग्रीज का सेक्टर होगा, इतने डिग्रीज का पैच होगा, इतने डिग्रीज का स्लाइस होगा। तो आपको क्या पता कि आपने लाइन कहाँ लगानी है? तो ये अच्छा है, इससे आपको पता लगता है कि आपने लाइन कहाँ लगानी है। 0 डिग्रीज के ऊपर, 216 डिग्रीज के ऊपर और फिर 360 के ऊपर। इसका ज्यादा फायदा आपको तब होगा जब आपके पास ये वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज ज्यादा होंगी। ये जब ज्यादा होंगी ना, फॉर एग्जाम्पल अभी 2 है ना, अगर ये 4 होती है ना तो फिर आपको इसका फायदा ज्यादा फील होता। अब मेरे लेक्चर देखिए उसमें लगाई हुई है। हाँ, ये 0 यहाँ पर, अगर आप 0 से स्टार्ट करना कहते हैं आप 0 से स्टार्ट किया करें। 216 ऐड किया तो यहाँ पर 216, अब नेक्स्ट लाइन 216 पर लगेगी, फिर उससे नेक्स्ट लाइन 360 पर लगेगी। नहीं, हमें बहुत अच्छी तरह से ये पता होता है कि ये 180 है, ये 90 है, ये 270 है। हमें ये पता है कि ये 180 है, ये 270 है, मतलब 90 डिग्रीज है दरमियान में। हमने जाना है 216 तक, 180 से आगे कितना जाए तो 216 आ जाता है 36 डिग्रीज। 36 डिग्रीज इस 90 का क्या बनेंगे? ऑलमोस्ट 31%, 30%, 1/3। तो ये 2/3 यहाँ छोड़ देंगे, 1/3 का के ऊपर लाइन लगा देंगे। प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं, है ना? प्रोटेक्टर जो हम एफएससी में यूज करते थे, हाँ तो वो यूज कर लें, कोई बात नहीं। प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं, करते हैं ना, सर्कल लगा के, कंपास यूज करके सर्कल लगाते हैं, प्रोटेक्टर यूज करके आप एंगल्स मेजर करते हैं। आप उससे भी कर सकते हैं अगर आप, इफ यू वांट टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। आप मिनी टैब भी यूज कर सकते हैं। मिनी टैब बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आपको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। आपकी डेटा देंगे, वो खुद ही ग्राफ क्रिएट कर, ये पाई चार्ट क्रिएट कर देता है और बहुत अच्छे पाई चार्ट बना देता है। अगर आप हाथ से बनाना कहते हैं आप प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। हाँ जी सर, हम डिग्रीज की यूज करते हैं, रेडियंस की यूज कर सकते हैं। हाँ, रेडियंस से हम अवेयर ऑफ नहीं होते हैं। मतलब ये जो टोटल रेडियंस हैं ये 2 पाई हैं। 2 पाई है ना, 2 पाई का मतलब है 3.14 टाइम्स 2, 7.2 समथिंग, 7.28 समथिंग। आपको ये 0 है, ये 7.28 भी यही है। अच्छा, फिर ये उसका 1/4 है, 7.28 का 1/4 है, फिर 7.28 डिवाइड बाय 4 तो ये 1.8 समथिंग बनेगा। यानी यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक 1.8 है। तो हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, मतलब कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली वो बात एक ही है। रेडियंस जो है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर फंक्शन है डिग्रीज का, है ना? लीनियर फंक्शन है ना, स्क्वायर तो नहीं किया जाता, नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया जाता है। तो बात एक ही है, बात एक ही है, लीनियर फंक्शन है दोनों एक दूसरे के। अच्छा जी, तो ये हो गए जनाब मेल, ये फीमेल्स, इसके ये 60% भी हैं और ये 40% भी हैं। ठीक हो गया? और आप इस तरह से शेयर के लिए भी बना सकते हैं और भी बना सकते हैं, जितना आपका दिल करे। उसके बाद हम प्लॉट कर सकते हैं। 11 o'clock पूरी मीटिंग है, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। कि हाउ टू ड्रॉ, कैटेगोरिकल पढ़ लिया ना, ड्राइंग ग्राफ्स फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। हम मिनी टैब एक जिसमें हम हर वो काम कर सकते हैं जो हम अदरवाइज हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मिनी टैब हमें आसानी से वो काम कर देता है। मतलब मैं कैलकुलेशन, ओ आप अपने लेक्चर देखें मिनी टैब वाला, मिनी टैब है ना, उसमें कॉलम्स हैं, C1 C2 कॉलम्स हैं, C1 C2 वो सब कॉलम्स हैं। एक वेरिएबल आपने एक कॉलम में लिखना है। पहले के अंदर आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट की वैल्यू लिख देंगे, जैसे स्टूडेंट है 1 2 3 4। सेकंड में आप फर्स्ट वेरिएबल जिस तरह हमारे यहाँ जेंडर था वो लिख देंगे, मेल फीमेल, और
C3 के अंदर आप ये लिख देंगे। अगर आप मेरे लेक्चर गौर से देखें उसमें मैंने ये लिखे भी दिखाया हुआ है और उसके बाद प्लॉट्स भी बना के। अच्छा आप लिख दें, हाँ ठीक है शायद मैंने पहले लिखे हुए थे, आप टाइप कर दें, वो कितना बड़ा इशू नहीं है, टाइप कर दें। एसएच डेटा टेबल जो मैंने आपको दिखाया है वो पूरा डेटा टेबल वहाँ टाइप करते हैं, ठीक है, वो मैंने टाइम सेव करने के लिए किया होगा।